अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये फेडरल बोर्ड का ओल्ड कुरिकुलम का पेपर है 2025 का 2025 का। ठीक है, और इसके हम एमसीक्यूज इंशाल्लाह करेंगे, ये वाले एमसीक्यूज, और थोड़ा क्विकली करेंगे क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वीडियो थोड़ी लेंथी हो। ऑलरेडी मैं ट्रिक्स आपको बता चुका हूँ। आई हैव सॉल्व्ड 4 पेपर्स, 2 2024 के और 2 2025 के, लेकिन वो न्यू सिलेबस के थे। ये इसमें एक ओल्ड सिलेबस का पेपर हुआ था, लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि कम से कम जो एमसीक्यूज अभी आपके सिलेबस में इंक्लूडेड हैं वो आप कर पाएं, और काफी ज्यादा इसमें कवर हो जाते हैं। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जी हमारा पहला एमसीक्यू। मैं इसी शीट के ऊपर ही करूंगा, कोई अलग से मैं कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं करने वाला, बस आपको बताने के लिए कि आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखें, ऑर्डर लिखा हुआ है जी, ए का m क्रॉस n और b का ऑर्डर है n क्रॉस p, और हमें ऑर्डर बताना है ए बी का ट्रांसपोज। यानी ए और बी मल्टीप्लाई तब होते हैं कि अगर ए के जो कॉलम्स हैं वो बी की रो के बराबर हों। ठीक है, बी के रो के बराबर हों, यानी ये जो दरमियान वाला नंबर है ना एन एन, अगर ये बराबर है तब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अगर ये नंबर डिफरेंट है, ये डिफरेंट, तो फिर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं है। तो ये एन एन से कट जाएगा, हमारे पास पीछे क्या बच गया, एम क्रॉस पी। ये किसका आंसर है, ए बी का, लेकिन उसने क्या पूछा है, ए बी का ट्रांसपोज। तो जब ट्रांसपोज लेंगे तो पी क्रॉस एम आ जाएगा। सो बी इज आवर राइट आंसर। ठीक है जी, मल्टीप्लिकेशन जब होती है तो ये सेंटर वाला कट हो जाएगा, ये रोज होंगी एम रोज और पी कॉलम्स किस में, ए बी में, और क्योंकि ये ट्रांसपोज है तो हमारे पास पी क्रॉस एम आंसर आ जाएगा। एमसीक्यू नंबर 2। अब यहां पर उसने पूछा इमेजिनरी पार्ट क्या है। भाई एक तो कैलकुलेटर से भी आप कर सकते हैं, ये वैसे भी बहुत आसान है। इमेजिनरी पार्ट में नजर आ रहा है कि आयोटा के साथ क्या चीज लिखी हुई है, -3, तो यही आपका इमेजिनरी पार्ट हो गया। रियल पार्ट क्या है, 2 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर होता है -1 के बराबर, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा -2, क्योंकि आयोटा स्क्वायर होता है -1 के बराबर, और -3 आयोटा। तो जो भी आयोटा का कोफिशिएंट होता है ना, वो आपके पास इमेजिनरी पार्ट होता है। तो आंसर क्या आ गया, -3। इसको कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं, और इसमें अगर हम नोट करें तो पहले हम कम्प्लेक्स नंबर में जाएंगे। मैं यहाँ पर मोड चेंज करके 2 में जाता हूँ और ये नंबर डालता हूँ 2 आयोटा स्क्वायर। ये मेरे पास आई है और ये आयोटा का स्क्वायर में ले लेता हूँ, ये मेरे पास स्क्वायर है, और मेरे माइनस क्या है जी, -3 आयोटा। ये आयोटा मैं इक्वल प्रेस करता हूँ, ये देखें इसने सिंप्लीफाई कर दिया, और मुझे आयोटा के साथ क्या कौन सा कोफिशिएंट है, -3। ये मेरा क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट। और अगर यहाँ पर आर ई लिखा जाता है, रियल पार्ट ऑफ जी, तो वो -2 था। ठीक है, समझ आ गया आपको। सो इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर बी आ गया। ठीक है जी, ये हमारे 2 एमसीक्यूज हो गया। द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, भाई इसमें एक रो ऑलरेडी 0 है, तो ये रो क्या 0 हो सकती है, ये कभी भी 0 नहीं हो सकती। क्यों, कैसे नहीं बन सकता, क्योंकि मैं इस रो को अगर मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करूं तो यहां पर नॉन जीरो नंबर आ जाएगा, और ये 0 हो भी नहीं सकता क्योंकि ये नंबर डिफरेंट है 2 और 3। तो इसका रैंक कितना आ गया, इसका रैंक 2 आ गया। रैंक होता है नॉन जीरो नंबर ऑफ रोज, तो एक रो अगर पूरी 0 आ गई तो रैंक 1 कम हो गया, तो 2 रैंक इसका आ गया। ये डिटर्मिनेंट बताना है जी किसके बराबर है। वैसे डिटर्मिनेंट कैलकुलेटर से भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन ये आसान क्यों है, क्योंकि जो पहली रो है वो और तीसरी रो देखे, ये दोनों सेम हैं। तो जब 2 रो सेम हो या 2 कॉलम सेम हो, डिटर्मिनेंट हमेशा क्या होता है, 0 होता है। नेक्स्ट, व्हाट वैल्यू फॉर पी दिस इज ऑर्थोगोनल टू दिस। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। ये वेक्टर है, ये आपके पास है 2i प्लस पी जे प्लस 5k, और ये 3i प्लस 1j प्लस pk। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, पहले को पहले से मल्टीप्लाई करें, 2 को 3 से करें, कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, उसके बाद p को 1 से करें प्लस p आ जाएगा, और उसके बाद 5 को करें p से प्लस 5p आ जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू 0। क्योंकि परपेंडिकुलर वेक्टर्स हो या ऑर्थोगोनल हो, उनका डॉट प्रोडक्ट 0। ये मैंने डॉट प्रोडक्ट लिया है, पहले को इसके पहले से प्लस दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से। ये देखें p प्लस 5p कितना हो गया, 6p हो गया। तो 6p प्लस 6 इक्वल टू 0, 6p इज इक्वल टू -6, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, p की वैल्यू आ जाएगी -1। समझ आ गई है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 6p इज इक्वल टू -6, p इज इक्वल टू -1, 6 जाके डिवाइड हो जाएगा। सो हमारा आंसर आ गया डी। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर, द वर्क डन इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ वेक्टर दिस इज अप्लाइड इफ फोर्स अप्लाइड इज इक्वल टू दिस। भाई वर्क डन होता है डॉट प्रोडक्ट किसका, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का। तो इसमें भी डॉट प्रोडक्ट लेना है। 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 3, यानी i वाले कोफिशिएंट को i के साथ, हमारे पास कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। ये -1 है j का, ये j का +2 है, 2 × -1 -2,
तो 27 माइनस 2 आ जाएगा, और +1 है, ये भी +1 है, +1 आ जाएगा। चेक करें 27 और 28 में से -2 निकले, 26 कहां पर है, ये आंसर है। तो कितना सिंपल एमसीक्यूज हो गया। अ सीक्वेंस ए ऑफ n इज एन अरिथमेटिक सीक्वेंस इफ फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी n हमारा नेचुरल नंबर हो। नेचुरल नंबर कहां स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है, और n 1 से बड़ा होना चाहिए। यहां पर ये कंडीशन भी बता रहा है, इसका मतलब है n की वैल्यू 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, सो ऑन हो सकती है। तो हमारे पास बताएं कौन सा ऑप्शन ठीक आ रहा है, यानी n की मिनिमम वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, क्योंकि n ग्रेटर देन 1 है। और अरिथमेटिक सीक्वेंस होती वो है जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम हो, यानी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और या थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म हमारा सेम आए। तो n की वैल्यू हम 2 पुट करेंगे तो हम देखेंगे सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी अगर nth टर्म आपके पास हो ना an, तो इससे पीछे टर्म कौन सी होती है, an माइनस 1। इन दोनों का जो डिफरेंस है an माइनस 1 का मतलब है कि पिछली टर्म, फॉर एग्जांपल n की वैल्यू पुट करें 2, तो a2 माइनस 2 माइनस 1 1, a2 माइनस a1, तो आंसर d आना चाहिए, विच इज कॉमन डिफरेंस। तो आप देखें ये आपके पास है an माइनस 1 इज इक्वल टू d, तो इसमें कोई भी पुट करें आंसर d हमेशा आएगा। फॉर एग्जांपल n को 3 पुट करो, सो a3 माइनस 3 माइनस 1 2, a3 माइनस a2 इज इक्वल टू d, a2 माइनस a1 इज इक्वल टू d। तो ये होता है रूल अरिथमेटिक सीक्वेंस का। ये जो लिखा हुआ है ना, ये होता है कॉमन रेशो के बराबर, इसमें r होता है, वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। नेक्स्ट वो कह रहा है जी आपने क्या करना है कि ये सम है, इसको कंप्यूट करें। आप इस सम को क्या करें, कंप्यूट करें। 2 + 6 + 18 अप टू 6 टर्म्स। इसका एक तरीका तो ये है कि आप कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हो, लेकिन दूसरा तरीका जो आसान है ना, वो ये है कि आप यहां पर एक चीज नोट करें, इन तीनों टर्म्स के अंदर 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 को बाहर निकाल लें। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, 2 को बाहर निकालें। यहां पर क्या रह जाएगा, पीछे 1 रह जाएगा, और यहां से जब 2 निकलेगा 2 3 * 6, हमारे पास क्या आ जाएगा 1 + 3, और फिर आगे जब 2 कॉमन लेंगे 2 से डिवाइड करें 9 2 * 18, तो ये हमारे पास 3 टर्म्स बन गई। और यहां से हमें पता चल रहा है ये टर्म्स क्या हैं। ये पहली टर्म 1 है, 1 × 3 आंसर 3 आ गया, 3 × 3 9 आ गया। अब 9 × 3 करेंगे कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। तो इस तरह हमारी टर्म्स बन रही हैं। समझ आ गई आपको कि 3 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं हम, सही है जी। तो 27 के बाद इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 81 आ जाएगा, 81 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 243। ये हमारे पास 6 टर्म्स कंप्लीट हो गई। अगर ज्यादा टर्म्स होती फिर इसका हम फार्मूला बना, तो उसके बाद क्या करेंगे, हम सिंपली इसको सम कर लेंगे, ठीक है। 2 × हमारे पास क्या आ जाएगा, ये कैलकुलेटर है, हम ऐड कर लेते हैं। 1 + 3 + 9 + 27 + 81 + 243, ठीक है जी। ये हमारे पास आंसर आ गया 364। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, तो आंसर कितना आ गया 728। देखें कहां पर है 728, ये 728 है, ठीक है जी। तो सी इज आवर राइट आंसर। यहां पर सम लिख देंगे, 2 से मल्टीप्लाई हमने कर दिया। इसका जेनेरिक फार्मूला भी बनाया जा सकता है, ऑल्दो हर अगला नंबर पिछले को 3 से मल्टीप्लाई करके आता है। सो 3 टाइम्स n करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा जो क्रिटिकल पॉइंट है, क्योंकि ये वाला पहला नंबर 3 का मल्टीपल नहीं है, इसको अलग रखना पड़ेगा। तो फार्मूला भी बन सकता है, कभी एमसीक्यूज आया तो वो भी हम इंशाल्लाह कर लेंगे। सो उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है, ये हमें सिग्मा गिवन है, j = 1 to n टर्म्स है, और j का क्यूब है। ये बताना है किसके बराबर है। यार ये बड़ा आसान है, अगर आपको फार्मूला याद नहीं है ना, वैसे तो इसका फार्मूला होता है, अगर आप वो भी याद कर लें तो लाइफ आसान हो जाएगी। मेरे ख्याल में ये वाला फार्मूला है, ये वाला, ठीक है। डायरेक्ट मेमोराइज कर लें फिर भी ठीक, लेकिन अगर आपको नहीं आता तो कोई इशू नहीं है, ये हम कर सकते हैं। लेकिन काम ये करना है कि यहाँ पर n की वैल्यू एज्यूम करनी पड़ेगी आपको। अगर हमें लेट से आसानी के लिए मैं n के लिए 2 ले लेता हूँ, तो इसका मतलब मेरे पास 2 टर्म्स हैं, एक n की वैल्यू 1, एक n की वैल्यू 2, यानी j की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 2। तो मैं j की वैल्यू 1 पुट करूंगा, मेरे पास क्या आ जाएगा 1 का क्यूब। यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 का क्यूब 1 होता है, प्लस सिग्मा का मतलब होता है प्लस। अब j की अगली वैल्यू क्या है, मैंने मैक्सिमम वैल्यू 2 ली है, 2 का क्यूब कितना आ जाएगा 8, तो 8 + 1 सम कितना आ गया 9 आ गया। अब आप यहां पर n2 पुट करो और जिसका आंसर 9 आया वो आपका आंसर आ गया, सिंपल। लेफ्ट हैंड साइड का 2 टर्म्स का सम का आंसर 9 आया। अब यहां पर n की वैल्यू 2 पुट करो, क्योंकि मैं 2 टर्म्स लिए हैं, तो इधर पुट करें जी 2, ये आ जाएगा 2 + 1 3/2, क्या 9 बनता है, कभी भी नहीं बनता। यहां पर पुट करें 2 और 2 + 1 3 और डिवाइडेड बाय 2, ये 2 से कट जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, तो ये आपको 9 दे रहा है। क्या ये 9 दे रहा है, यहां पर आ जाएगा 2 और आगे 2 + 1 आ जाएगा 3, और यहां पर मल्टीप्लीकेशन है, और यहां पर हमारे पास 2 पुट करेंगे, 2 × 2 = 4 5 आ जाएगा।
सो 2 3 5 डिवाइडेड बाय 6 9 बन रहा है, नहीं बन रहा, ये भी गलत। इधर पुट करें 2 2 माइनस 1 वो 1, तो 2 2 से कट गया तो 1 का स्क्वायर 9 नहीं होता, तो बी इज आवर राइट आंसर। तो बड़ा आसान है यार, ये आप आराम से कर सकते हैं इस तरह। अब वो कहता है कि इसकी वैल्यू बताओ। यार इसकी वैल्यू बताने के लिए हमारे पास कैलकुलेटर है ना, तो सिंपल कैलकुलेटर आपने यूज करना है। तो सबसे पहले मैं ये करता हूँ 3 का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल शिफ्ट प्रेस करके ये लगाएंगे और मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन लगानी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट नहीं लिखना। 6 का फैक्टोरियल, ये 6 का फैक्टोरियल हो गया, डिवाइडेड बाय 7 का फैक्टोरियल, शिफ्ट प्रेस करके 7 का फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई बाय 5 का फैक्टोरियल। या तो आप इसमें ब्रैकेट्स का यूज करें या मल्टीप्लिकेशन करें। इक्वल प्रेस करें 1/40, 1/40। तो देखें कहां पर है, यहां पर है, दिस इज आवर आंसर। तो सारा काम कैलकुलेटर कर रहा है, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। अब वो ये पूछ रहा है कि अगर P यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इसके बराबर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इसके बराबर है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी निकालें। इसका सिंपल सा फार्मूला होता है, वो क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी के बी के प्रोबेबिलिटी में गिवन है और ए के हमें निकालना है, ये बराबर होती है P ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय जिसकी गिवन है, गिवन किसकी है, जो नीचे होता है गिवन बी, इसको कहते हैं गिवन बी, उसको हम पूरी को डिवाइड कर देंगे। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को ऊपर रखेंगे और डिवाइड कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से। अगर ये बी गिवन ए होता, ऊपर सेम रहता लेकिन नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाता। अब देखिए हमें ये गिवन है ऑलरेडी 3/9, सो 3/9 लिखेंगे और डिवाइडेड बाय क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, वो क्या 4/9, लेकिन डिवीजन को कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन में, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा 9/4। ठीक है, तो मैं आपको एट टाइम्स ये भी कहता हूं कि कैलकुलेटर से कर ले, आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। बात जल्दबाजी में लोग यहां पर भी मिस्टेक कर लेते हैं। तो 3/4 आपका आंसर आ गया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कैसे मैं कह रहा हूं, मैं कैलकुलेटर में जब जाता हूं तो मैं ये काम करता हूं। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, ये आपके पास था 3/9, तो 3/9 लिखा और ऐसे करें डिवाइडेड बाय, और क्या है जी 4/9, तो देखें आंसर कितना आ गया 3/4। तो गलती कम होती है, मैनुअल इंसान गलती कर सकता है। तो 11 एमसीक्यूज हमारे देखें जल्दी से हो गया। इफ n इज एन इवन देन मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। भाई अगर n इवन है, मैंने आपको पहले प्रॉब्लम कराया था कि टर्म्स ऑड आती हैं। मैंने आपको यह बताया था कि अगर पावर n हो ना एक एक्सपेंशन की, तो उसमें टोटल टर्म एक ज्यादा होती है, n पावर हो तो n+1 टर्म्स। तो अगर 2n पावर है तो टर्म्स कितनी होंगी 2n+1। तो मिडल टर्म हम कैसे निकालते हैं, जो पावर होती है उसको हम करते हैं डिवाइड 2 से, उसको डिवाइड करते हैं 2 से, क्योंकि जब इवन पावर होती है ना तो मिडल टर्म एक ही आती है। उस पावर को 2 से डिवाइड करके एक ऐड करते हैं, वही हमारी टर्म आंसर आ जाती है। 2 से कट जाएगा, सो n+1 टर्म इधर आ गया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, भाई इसमें टर्म्स बतानी है। याद रखें जब यहां पर नेगेटिव नंबर आ जाए या फ्रैक्शन में आ जाए तो इनफाइनाइट टर्म्स होती हैं। कितनी होती हैं जी, इनफाइनाइट टर्म्स। ये बाइनोमियल एक्सपेंशन में बाइनोमियल सीरीज है और उसकी बड़ी टर्म्स आती हैं, इनफाइनाइट टर्म्स आती हैं। तो इसका आंसर आ गया डी। 14वां, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। आपने बस पुट करना है, जो सेटिस्फाई नहीं करेगा वो हमारा आंसर है। आप 0 0 पुट करें पहला, तो इधर 0 पुट करेंगे वो तो 15 से छोटा आंसर आएगा। बिल्कुल ठीक है, ये सोल्यूशन है, उसने नॉट पूछा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो सेटिस्फाई नहीं करेगा 3 1 पुट करें, 3 पुट करेंगे कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 9 और माइनस 2 × 1 2, तो ये आंसर भी 15 से छोटा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसको पुट करेंगे और ये भी छोटा आएगा, क्योंकि -3 को +3 से करेंगे -9 आएगा और -2 और -+4 आ जाएगा। तो ये 15 से छोटे बन रहा है ना, तो पीछे आंखें बंद करके ये लगा दें, क्योंकि तीनों ने सेटिस्फाई इसको नहीं किया। करके देख लेते हैं, 9 पुट करें, 9 3 27 और y की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट 2 से मल्टीप्लाई होगा 0, सो 27/15 से छोटा नहीं है, बल्कि 15 से क्या है, बड़ा है। ये सेटिस्फाई पॉइंट नहीं कर रहा, सो डी इज आवर आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 15 हमारे पास है cos 3 अल्फा। यार ये डायरेक्ट फार्मूला होता है 4 cos क्यूब अल्फा -3 cos अल्फा। अगर sin 3 अल्फा होता है ना तो पहले 3 sin अल्फा होता है -4 sin क्यूब अल्फा होता है। ये इसका आंसर है। लेकिन अगर आपको आंसर याद नहीं भी है ना, तो आप सिंपल कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हो। कैलकुलेटर यूज कैसे करोगे, उसका तरीका ये होता है कि आप एक एंगल अज्यूम कर लें, एल अल्फा की वैल्यू 1 डिग्री 2 10 20 30 जो दिल करता है इसके जूम कर लें और ऑप्शन में पुट कर दें। अगर आंसर जिस ऑप्शन का मैच हो गया वो आपका आंसर है। मिसाल के तौर पर अगर अल्फा में 10 डिग्री लूं तो 10 को 3 से मल्टीप्लाई करें, कितना हो जाएगा 30। मैं cos 30 निकालता हूं पहले,
ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि इसका आंसर कितना आता है। 3 का स्क्वायर रूट बाय 2 आता है। इसको टेस्ट कर लेते हैं, पॉइंट्स में कितना आता है 0.866। अब क्योंकि अल्फा मैंने 10 लिया, मैं इसी ऑप्शन में अल्फा की वैल्यू 10 पुट करके देखूंगा कि मेरा आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो उसको करने के लिए मैं लिखूंगा 4 और cos लिखूंगा। तो यहां पर पहले अल्फा पुट करेंगे, उसकी वैल्यू 10 है और इसका क्यूब लेना है। शिफ्ट प्रेस करके ये प्रेस कर दें तो क्यूब आ गया और माइनस आगे क्या 3 cos अल्फा, और अल्फा की वैल्यू ने 10 अज्यूम की हुई है। तो ये देखिए आंसर कितना गया 0.866। इसका भी मैच कर रहा था। तो अगर आपको फार्मूला याद नहीं है कैलकुलेटर से कंफर्म कर लें। तो दिस इज आवर आंसर। आगे लिखा हुआ है इफ sin थीटा इज इक्वल टू -12 एंड थीटा डजंट लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट। भाई बात सुने, जो साइन होता है ना नेगेटिव, वो थर्ड में होता है और फोर्थ में होता है। तो इसका मतलब है अगर वो थर्ड में नहीं है तो कहां पर होगा, थीटा फोर्थ में होगा, क्योंकि सेकंड में तो साइन पॉजिटिव होता है। सो हमारा आंसर क्या आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये बहुत सिंपल एमसीक्यू से। वैसे आगे लिखा हुआ है जी इफ a इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू 9 और c इज इक्वल टू 7 आर द साइड्स ऑफ ट्रायंगल देन द स्मॉलेस्ट एंगल इज अल्फा होगा, बीटा होगा, गैमा होगा, बोथ बीटा गैमा। भाई ऐसा नहीं होता। इसका सिंपल सा असूल है, आप एक ना ट्रायंगल बना लें, ठीक है, एक ट्रायंगल बना लें। मैंने एक ट्रायंगल बनाई, जिसकी साइड छोटी है उसका अपोजिट एंगल भी छोटा है। आप जिसको मर्जी कर लें। लेट से मैं इसको कहता हूं ये मेरा ए है, इस तरह ये मेरा बी है और ये मेरा सी है, ठीक है। और ए के अपोजिट जो साइड होती है वो छोटा ए होता है, बी के अपोजिट साइड छोटी बी होती है, उसको छोटा बी कहते हैं, और सी के अपोजिट साइड छोटा सी है। तो अगर यहां पर देखें सबसे छोटी साइड कौन सी है, ए, तो इसका मतलब इसका जो अपोजिट एंगल है उसको अल्फा कहेंगे। वर्टेक्स ए है, एंगल अल्फा, ये वर्टेक्स बी है, एंगल बीटा, ये वर्टेक्स सी है, एंगल गैमा। जो साइड छोटी उसके सामने वाला एंगल सबसे छोटा। अब देखें साइड सबसे बड़ी कौन सी है, बी, तो सबसे बड़ा एंगल बीटा होगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, अल्फा इज द राइट आंसर, ठीक है, क्योंकि वो साइड छोटी है, अपोजिट एंगल भी छोटा होगा। द पीरियड ऑफ साइन 5 sin 3x। यार मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, पीरियड के लिए ना तो ये चीज काउंट होती है और ना इसमें कोई फेज ऐड होता है, वो काउंट होता है। अगर यहां पर कोई फेज ऐड हुआ है ना तो उसको भी हम कंसीडर नहीं करेंगे। हम सिंपल लिखेंगे 3x इज इक्वल टू, भाई साइन का पीरियड होता है 2 पाई, तो उसको 2 पाई के इक्वल कर दें। x की वैल्यू हमेशा निकालनी होती है, 3 जाके क्या होता है डिवाइड, तो 2 पाई बाय 3 आपका क्या आ जाएगा आंसर। कितना सिंपल हो गया। अगर tan होता तो पाई बाय 3 हो जाता, बाकी cos आ जाए, सेकेंड को सेकेंड, तो यही अगर आंसर हो 2 पाई बाय 3 ही रहेगा। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, भाई इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालना कोई मसला है ही नहीं। तो वो मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, सिंपल आप देखें साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ये जो नंबर लिखा होता है ना यहां पर, ये साइन का मैक्सिमम नंबर होता है जो आंसर आ सकता है। +3 का मतलब +3 और मिनिमम क्या आएगा, इसका नेगेटिव कर ले -3, और हमारे पास ये कांस्टेंट ऐड हो रहा है। इसका मतलब है कि अगर साइन में यहां पर जो इसको कहते हैं एम्पलीट्यूड, जो नंबर लिखा हो ना वो प्लस या माइनस हो सकता है। मिसाल तो पर यहां पर कुछ भी लिखा हो, मीन 1 लिखा हो, तो इसका मतलब है जो साइन वेव है ना उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड +1 होगा और मिनिमम जो वैल्यू होगी वो -1 होगा। यानी +1 -1 से वेरी करेगा, इसके दरमियान वेरी करेगा, और ये मैक्सिमम मिनिमम हो सकता है। अगर 3 लिखा हुआ है +3 -3, अब इवन अगर -3 भी लिखा हुआ है ना फिर भी एम्पलीट्यूड -3 और +3 हो सकता है। एम्पलीट्यूड कहते हैं पॉजिटिव को, जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव होती है +3। यहाँ पर -3 भी लिखा आ जाए फिर भी मैक्सिमम जो वैल्यू आ सकती है जिसको एम्पलीट्यूड कहते हैं वो +3 है। तो इसका मतलब है हमारे पास ये नंबर बन गया 1 + -3। 1 कौन सा, ये वाला, और ये जो नंबर लिखा होता है कांस्टेंट कोएफिशिएंट, ये एम्पलीट्यूड बताता है आपको, और ये कुछ नहीं बताता। यहाँ पर जो मर्जी लिखा हो 15, 20, 100, इससे फर्क नहीं पड़ता, एंगल वाले पार्ट में जो लिखा हो। तो इसका मतलब 1 + 3 करेंगे आंसर आ जाएगा 4, 1 - 3 करेंगे आंसर आ जाएगा -2। तो ये इसकी रेंज बन गई कि मिनिमम आंसर आएगा -2, मैक्सिमम आएगा 4। तो आपसे मिनिमम ही पूछा जा सकता था, लेकिन इससे मैक्सिमम पूछा, आप 4 बता दें। अगर मिनिमम पूछता फिर ये होता। गॉट इट, वेल डन। अब हमने ये करना है, भाई ये करने के लिए या तो डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं या कैलकुलेटर जिंदाबाद। अब cos इनवर्स हाफ, अगर आपको वैसे पता है कि cos इनवर्स हाफ किस वैल्यू पर आता है, तो वो आता है 60 डिग्री पर। कितने पर आता है जी, 60 डिग्री, और उसको हम क्या कहते हैं, पाई बाय, उसको कहते हैं 3। और ये क्योंकि हमने x निकालना है इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा π/2 - x, क्योंकि x निकालना है, x इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। π/2 90 होता है, 90 में 6 निकालेंगे आंसर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी। मैं कैलकुलेटर से भी करके आपको दिखा देता हूं। तो 30 आपका क्या आ गया आंसर, 30 डिग्री आंसर आ गया। तो कैलकुलेटर से आप ऐसे कर सकते हो, मिसाल के तौर पर ये देखें cos इनवर्स है, शिफ्ट प्रेस किया, cos इनवर्स किया और हाफ लिखा हुआ है, तो ये 1/2 लिख दिया मैंने। ये मुझे दे देगा डिग्री में आंसर, क्योंकि मैंने डिग्री में, रेडियन में करना है रेडियन में भी कर सकते हैं, वो आपको दे देगा π/3। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है π/2,
तो क्योंकि ये -x है, इधर आके +x, और ये 60 डिग्री है, π/2 आपका 90 होता है, तो 90 - 60 30 डिग्री, और 30 डिग्री को हम π/, क्या कहते हैं, 6 कहते हैं, लेकिन यहाँ पर डिग्रीज में गिवन है और यहाँ पर रेडियन में गिवन है। तो ये सारे 20 MCQs क्योंकि बहुत आसान थे, मेरा प्लान ये था कि जल्दी से क्विकली से कवर कर लूं, क्योंकि आपका सैटरडे को एग्जाम है मैथमेटिक्स का। 4 पेपर पहले हैं, 5वां मैंने कर लिया। मैंने कहा शायद डूबते को तिनके का सहारा, आपको थोड़ा बहुत फायदा हो जाए। दुआओं की दरखास्त, और मैं सेकंड ईयर भी कवर करूंगा इंशाल्लाह। सेकंड ईयर के जो 2023 का पेपर है, 24 का, 25 का, अभी सप्लीमेंट्री का भी होगा, इसका कोशिश करूंगा मुझे MCQs मिल जाएं, तो सारे MCQs कवर करूंगा ताकि आपके सेकंड ईयर में अच्छा रिजल्ट आए। लेकिन मैं आपको मशवरा देता हूं कि इंट्री की तैयारी करें, ठीक है, साथ साथ ही, क्योंकि फर्स्ट ईयर के रिजल्ट की बेस पर एडमिशन होते हैं। दुआओं की दरखास्त, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।